नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम फिर एक बार गीत संगीत की लाइव लेके आए हैं और आज हमारे साथ आमंत्रित हैं। उनका परिचय मैं करा दूं और सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं कि हमारे साथ आज हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही महान हस्ती और आप यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड संगीत के जन्मदाता जो है श्री स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सुपुत्र अ, रमेश बाबू गोस्वामी। तो मैं आपको रूबरू कराता हूं रमेश बाबू गोस्वामी जी से। रमेश बाबू गोस्वामी जी आपके बीच में अभी। नमस्कार। बड़े भाई साहब आदरणीय श्री नरेंद्र अजनबी जी को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं और मेरा सौभाग्य है आज उत्तराखंड बचाओ और आंदोलन, हमारे उत्तराखंड के हर पहलुओं को लेकर आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आपने किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप हमारे दर्शक आपके साथ हैं और सुनने वाले और देखने वाले दोनों हैं। आप दर्शकों से भी अभी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना अपने बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में अपने बारे में कि आपने कब संगीत सीखा। प्रेरणा पिताजी से ही मिली या फिर अलग से आपने कुछ किया? तो थोड़ा अपने बारे में, अपने गांव के बारे में और थोड़ा सा कब से सफर शुरू किया और अब तक जो है थोड़ी बहुत उपलब्धि जो है, एक सूक्ष्म परिचय जी बिल्कुल दर्शकों के बीच धन्यवाद। में। जी, दर्शकों के साथ। मैं समस्त जितने भी फेसबुक से जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं और बड़े भाई, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मैं बताना चाहूंगा कि मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मेरा गांव चांदी के चकुटिया में पड़ता है और मैं गांव में ही रहता हूं और हर कार्यों को, जितना भी मेरे कार्यक्रम जो बाहर भी होते हैं या कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं गांव से ही सफर करता हूं, क्योंकि मैं मेरा एक अपना उद्देश्य है, मैं पहाड़ को नहीं छोड़ना चाहता। और दूसरी बात यह है कि जो गीत संगीत की बात आपने भाई साहब ने पूछी, तो मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि पिताजी को ही देख देख कर मैं मुझे जो सीखने की अनुभूति मिली। और बचपन से स्कूलों में हम लोग गाया करते थे, जैसे कक्षा चौथी में, पांचवी में। तो धीरे 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 इसी तरह से ये सिलसिला चलता गया। पिताजी को सुन सुनकर हम लोग बड़े हुए और मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे गुरु भी मेरे पिता हैं और आज मैं उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। और आप सभी बड़ों भाइयों का, बड़े बहनों का, दोस्तों का, युवा साथियों का मुझे प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसी तरह मैंने अपने एक सूक्ष्म परिचय आप लोगों के बीच में रखा और आशा करता हूं कि आप सभी का प्यार, स्नेह इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। तो रमेश बाबू जी, आपने जो अपने लिए अ, एक तो ऐसा होता है कि पैतृक मिलता है हमको, और एक ऐसा जी होता है कि हम खुद उसको क्रिएट करते हैं, खुद उसको बनाते हैं। तो पैतृक जी एक नाम मिल जाता है। पैतृक मिलने से एक चलो इस तरह से हम कहते हैं कि भाई उस समाज में हम जा सकते हैं, या वैसा है। लेकिन आपने तो अपना एक मुकाम भी बनाया अब, अपने जी आवाज के माध्यम से और अपने गीतों के माध्यम से। तो पिताजी ने तो बनाया, पिताजी आपने ही किया। पिताजी से तो मेरे ख्याल जो आपसे पहले की पीढ़ी भी है, उसने भी प्रेरणा लेके और उनके गीतों को गा गा के ही प्रैक्टिस की है, रियाज किया है। और जी आज उनका सम्मान हर उत्तराखंड के हर उसमें समाज में, चाहे वो गढ़वाल में हो, चाहे वो जौनसार में हो, चाहे वो कुमाऊं में हो, कहीं भी गोपाल बाबू गोस्वामी एक अमिट हस्ताक्षर है। जी तो मैं ये आपको थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि पिताजी का जो पहला गीत आपने जो सुना, जो आपको दिल को छू गया और जिसको सुन के आपने थोड़ा सा उस अंदर की उमंग जो बाहर आई, तो वो गीत के बारे में कुछ अगर आप बता सकें तो, और अगर हो अ, सके तो अपने दर्शकों को थोड़ा अपने मुखार बिंदु से थोड़ा बहुत अगर सुना भी सके। बिल्कुल बड़े भाई साहब, पिताजी का जो गीत मैंने सबसे पहले सुना, हिमालय को चढ़ाना प्यारो मेरो गाँव, छबीलो हाँ, गढ़वाल बहुत। मेरो रंग, ये गीत सुना मैंने। और कैला बजो मुरली, हाय तीर रुमाला, पिताजी के हर गीत मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज जो भी है उन्हीं का आशीर्वाद है, उनका ये प्यार है, स्नेह है। उनने जो जी। मेहनत की, मेहनत के फल को हम बच्चे
भोग कर रहे हैं, और दायित्व बनता है कि अपने पिताजी के नाम को इसी तरह हम अग्रसर करें, उनके चाहने वालों के दिलों में या हम अपनी जगह बना पाए, उस जगह को कायम कर पाए, हमारे लिए सौभाग्य की बात ही होगी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कलाकार के पुत्र के ऊपर एक, अगर पिता कलाकार हैं और बच्चा भी गायकी के क्षेत्र में है, तो उसकी जिम्मेदारियां काफी उसके कंधों में होती हैं कि लोगों को अपेक्षाएं हो जाती हैं कि हाँ, पिताजी ने इतना नाम कमाया, बेटा किस इस क्षेत्र को आगे निभा पाएगा या नहीं, या उन्हीं की तरह वो गाना गा पाएगा या नहीं, या उसकी सोच किस तरह से है, की जिम्मेदारियां हो जाती है। तो हिमालय को चढ़ाना जो 5वीं और 6वीं शुरुआत मैंने कही तो आप लोगों के बीच में जय भारती मेरा देश महान, देवभूमि उत्तराखंड धरती, सत सत तुझे प्रणाम। हिमालय को ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव, हिमालय को ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं, हिमालय को ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव, हिमालय को ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं, छबीलो गढ़वाल रंगीलो कुमाऊं, हिमालय को। बहुत ये गीत मैंने हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और ये दिल को छूता था। हम भी जब इसको सुनते थे तो एकदम से पहाड़ की छटा बिल्कुल आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो जाती थी, और बिल्कुल हम अगर प्रदेश में बैठे हैं तो ऐसा लगता था बिल्कुल पहाड़ हमारे सामने एकदम से पूरा झलक जाता था। तो बहुत सुंदर गीत था। और गोपाल बाबू गोस्वामी जी के एक बात की मैं आज भी मतलब मेरे दिल को छू जाती है कि उन्होंने कभी भी मतलब एक क्षेत्र को नहीं लिया। अभी जैसे यही गीत है, उन्होंने गढ़वाल कुमाऊं दोनों को उसमें पिरो के और बिल्कुल एक समान बना दिया। तो एक पुराने कलाकार और एक उनकी एक अपनी ही छवि होती है। तो ये पिताजी का जो आपने गीत सुनाया था बहुत ही मेरे को भी बहुत पसंद था। तो अब मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिताजी का गीत हमने सुना, पिताजी के सारे गीत हिट थे, टोटल सारे गीत हिट थे। कोई सा भी गीत उठा के अगर पिताजी का कोई गा लो आप तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो पहला अपना गीत रिकॉर्ड किया, या आप तो कैसेटों के जमाने में आ गए थे, कैसेटों के जमाने में भी आपने गाया है, वो मुझे पता है उस बारे में। तो उस वक्त पे जो गीत थोड़ा सा जो पब्लिक को छू गया, वो किस गीत से आपको थोड़ा सा पहचान मिली? पहचान तो गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सुपुत्र होने के नाते तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा जो अपनी पहचान जो अपने अपने किसी गीत के माध्यम से जो आपने पहला या जो बोलो कि दर्शकों को दिल को छू गया, वो पहला गीत थोड़ा सा पिताजी के और दोनों गीतों को मैं एक साथ रखना चाहता हूँ, शायद लोगों ने एक साथ ना सुना हो। जी जो मैं मुझे जिस गीत से मतलब जनता ने काफी प्यार मिला, उन्होंने ये गोपुली गीत काफी लोगों ने सराहा, प्यार दिया। और एक गीत है मेरा, बद्रागिरी और चौमास है गोरे, ये मेरा अपना खुद का लिखा हुआ है, और जो लोगों ने काफी प्यार स्नेह दिया इस गीत को भी। ये प्रकृति पर ही मैंने ये गीत बनाया था। और लौटी आ रहे तो अपने पहाड़ करके, एक गोपुली गीत के 2 लाइन में आपको सुना चाहूंगा, जो लोगों ने काफी स्नेह और प्यार दिया, आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ गीत। बसता है, हर जगह बसता है। जी गोपुली आए गाड़ो पायो शटनिया सायो भिड़ पाच कायो यो चोरे कुछ को में जानी नहीं पायो, गोपुली आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए होए, गोपुली चाय खाना बंगाल ले रो मेरी गोपू नो बिसी न होना, गोपुली तिहानी जावे दिलायू मेरी गोपू सटकले को चोरा, गोपुली साबास है
सबसे जडबा गोपुली चाय खाना बंगाल ले रो मेरी गोपुनो बिसेना ओड़ा धमेली का पुनाला चमकीनी बिंदुली क्रीम पाउडर आल्यायू तेलीची गोपुली धमेली का पुनाल्यायू चमकीनी बिंदुली क्रीम पाउडर आल्यायू तेलीची गोपुली गोपुली सबसे 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 जडबा गोपुली चाय खाना बंगाल ले रो मेरे को पूनो बिसीना ओड़ा। बहुत खूब। और ये गीत तो मेरे ख्याल से कोई भी शादी बारात भी हो तो डीजे में भी अगर लोगों के लिए बज जाए तो लोग मतलब झूम उठते हैं। तो बहुत सुंदर रचना रचना भी आपकी है, रचना भी आपकी है शायद। पिताजी का गीत है ये, इस तरह से था पिताजी का, गोपुली चाय खाना बंगाल ले रो मेरी गोपुनो बिसीना ओड़ा, ये गीत इस तरह से था। और इसकी कई अंतराएं जो है वो मैंने खुद की अपनी बनाई हुई है इसके अंदर। इसको मतलब इसको जनरेशन का फर्क समझे, क्योंकि उस टाइम पे तो मीठा मीठा गाते थे, लेकिन आज इसको फास्ट ऐसा कर दिया कि लोग शादी ब्याह में इसको बहुत पसंद करते हैं और डीजे में तो की याद भी। और वो चीज जो मतलब में उसके अंदर जो मिठास है, वो प्यार है, वो भी जिंदा रहे। क्योंकि कई लोग मुझसे हैं कि गोपुली आय गाड़ो बायो शटनिया सायो भिड़ पचकायो, ये मतलब में ये क्या चीजें हैं करके, तो मैं उसका अर्थ भी लोगों को बताता हूँ। गोपुली आय गाड़ो बायो, बायो का है गोपुली कना इथा कना उथा, पहाड़ी में हम जो कनु कभी इधर कभी उधर, आय गाड़ो बायो शटनिया सायो, ऐसा लगा उसको, महसूस हुआ कि उसके आंखों के सामने कोई ओझल हुआ कुछ सामान को लेकर, उसके भीड़ पचकायो, जैसे मतलब में दीवार में काई बन जाती है तो हाथ फिसलता है, उसी मेरे हाथ से वो चोर कौन है मैं खुद नहीं जान पाता, क्योंकि वो गाड़ी के सफर में घर की ओर आ रहा है, परदेश से गांव की ओर लौट, तो इस हिसाब से इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है मेरी। तो उस टाइम पे और आज के टाइम में थोड़ा सा क्या मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क आ गया है कि पिताजी के टाइम पे लोग जो हमारे सुनने वाले दर्शक श्रोतागण जो थे उनका जो टेस्ट भी अलग था। आज की जो नई जनरेशन है उसका टेस्ट भी थोड़ा सा फर्क तो है, हो ही जाता है, हर जनरेशन में फर्क तो आ ही जाता ना। ये तो आप थोड़ा सा आप क्या समझते हैं कि मतलब जो हमारी संस्कृति और ये जो स्तंभ रहे हैं उन लोगों ने जो काम किया है कि मतलब संस्कृति को भी बरकरार रखा है, और आज की पीढ़ी में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि संस्कृति तो शायद हट जाए पर जो थोड़ा सा मॉडर्न वो ना हटे, क्यों फिर आगे टेस्ट भी देना है ना। तो उससे आप क्या समझते हैं कि मतलब संस्कृति लुप्त हो सकती है या फिर ऐसा भी ठीक है? मैं ये कहना चाहूंगा बड़े भाई साहब, जो हमारे स्तंभ, मैं पुराने नहीं कहूंगा उन्हें, वो हमारे स्तंभ हैं जिन्हें देख देख के हम सीख रहे हैं। और हमारे स्तंभ है जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, बोली, रीति रिवाज, खान पान को लेकर हर पर गीत बनाकर जनमानस तक पहुंचाया, वो ऐसे उन्होंने, इसीलिए आज गोपाल बाबू गोस्वामी जी को पूछा जा रहा है और इसीलिए वो लोगों के दिल में बसे हैं। और हमारे राणा जी बसे हैं, आपके हमारे आदरणीय श्री नेगी जी हमारे दिल में है, और श्री चंद सिंह राही जी दिल में है, कई ऐसे कलाकार हैं, कबूतरी देवी जी दिल में है, क्योंकि उन्होंने उन विधाओं को, एक संस्कृति की जो एक झलक, जिसे हम कहते हैं कि उत्तराखंडी हूँ, वो कार्य किया। तो आज के हमारे, तो वो भाग रही है वेस्टर्न की तरफ, थोड़ा गीतों में मतलब में साउंड बेस हो और लोग थिरकें, तो आज के गीतों में वो नहीं होता। चाहे वो सिर्फ अगर संदेश होगा सिर्फ एक नारी सौंदर्य पे होगा, उससे ज्यादा अन्यथा और कहीं नहीं, जो अब बहुत कम देखने को मिलता है। और जो हमारे अभी भी अच्छे गायक हैं जो कर रहे हैं, हमारे जो गायक, जो पुराने, हमारे पुराने भी नहीं कहूंगा, जो स्तंभ हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, और जो सीखे हुए हैं वो कर ही रहे हैं। जो आज की हमारी जनरेशन है थोड़ा सा मतलब इधर वेस्टर्न की ओर ज्यादा भाग रही, मैं कहता हूँ ये भी होना चाहिए, पर जिससे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंडी हैं वो चीज भी बरकरार रहे। जैसे कि मैं कि आजकल हमारे पहाड़ी गीतों में रैप भी आ रहा है, ठीक है,
आप करो, पर मैं ये कहता हूँ कि वो रैप जो हो उसका एक अर्थ हो, शाब्दिक अर्थ हो, उसका अर्थ निकले और खूबसूरत अर्थ हो। जैसे कि नहीं, मैं कहना आप चाहूंगा उस वक्त पे भी सौंदर्य वर्णन तो उस वक्त भी था, क्योंकि जब जी पिताजी ने गाया कि हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, तो वो भी एक सौंदर्य वर्णन था, लेकिन उसको पेश करने का क्या। और आज अगर वो गीत, अगर इसी गीत को अगर आज की जनरेशन करे तो शायद कुछ स्वरूप ही अलग होता। जी जी लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। शायद शायद श्रोताओं के भी फर्क पड़ गया ना, कि उस वक्त के श्रोता इस तरह से ठंडा मीठा ही सुनना पसंद करते थे, और आज अगर मैं भागेंगे नहीं तो शायद सुने ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल दादा, मैं ये कहना चाहूंगा ना, जैसे कि मैं हर एक इंटरव्यू में कहता हूँ कि एक जब 16 साल का जब लड़का होता है, वो हनी सिंह बादशाह उनको पसंद करता है, उनके गीतों को सुनता है। जब उनकी उम्र 22-23 की क्रॉस करती है तो मोहम्मद रफी, किशोर दा और इन लोगों को सुनना पसंद करता है। तो दिन लौट के जरूर आते हैं। आज भी हम मंचों में जाते हैं तो जब कहीं पर एक मतलब एक जगह पर बैठो और गाना लग जाए, हाय तेरी रुमाला, या गाना लग जाए ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा ठंड, तो आप देश विदेश के किसी भी भ्रांत कोने में आप हैं तो आपको अपने पहाड़ की ओर वो खींच लाते हैं। तो आज के हम क्या करते हैं, कान बिल्कुल। फोन में है और ढम 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 डिक चिक ढम ढिम चिक, वो 2 मिनट 10 मिनट के बाद कानों में फिर दर्द करने लगता है। आप देखिए कभी किसी तेज वॉल्यूम के सामने आप जब बैठे और गीत को सुने, कुछ देर के बाद आप भी कहेंगे भैया बंद कर यार, 2 मिनट के लिए बंद कर दे। और वही हमारे जो मिठास गीतों को आप सुनेंगे तो वो गीतों में एक ऐसा लगता है, हाँ 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 यार थोड़ा और गीतों को। तो यही चीजें हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी इस जनरेशन कर रही है, पर थोड़ा सा इन चीजों को भी आप ही लोगों ने, हम लोगों ने ही देखना है कि हम कि अपने पहाड़ की, जिससे हम कह सकते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, उन चीजों को भी बरकरार रखें। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, बड़े भाई हमारे किशन महिपाल जी का एक गाना है, किंगारी का छाला घुघुती, उस घुघुती में एक रैप गाया उन्होंने, हे छज्जा में बैठी की खोटी हल्का तेरी नाक नथुली। तो देखो वो एक रैप है, और वो उसमें रैप नहीं कह सकता कितना मिठास है, क्योंकि वो हर चीज को पहलू को बता रहा है। ये बिल्कुल, चीज अपनी मैं शैली भी बरकरार है, अपनी अपनी संस्कृति की झलक भी चली रही है, और रैप भी चल रहा है साथ साथ। तो वो दोनों बिल्कुल चीजों का जो मिश्रण है, तो उससे जो है ये तो पता लग जाता है ना गीत कहाँ का है। जी अगर बिल्कुल आप बिल्कुल ये टोटल आप रैप में गा रहे हो, तो ये तो लैंग्वेज तो शायद सबको समझ ना आए, लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल तो पता लग जाता है इससे कि हाँ भाई ये उत्तराखंड का या हिमाचल का या कोई किस पहाड़ का बोल देगा, लेकिन ये तो पता लग बस जाता है बस पहाड़ का गीत। बस तो बस ये बस तो अब रमेश जी ऐसा है ना कि ये जो साउंड का जो आवाज का आप कह रहे हो ना, ये तो शायद हमसे ज्यादा कौन जानता होगा। हम तो सिंगर, मैं सही तो सिंगर नहीं हूँ, मैं तो नहीं सिंगर नहीं नहीं नहीं, हूँ, गायक नहीं हूँ ना। तो आपने तो हम सिंगर जो बनाया है, हम जो तो उन चीजों से हैं ही आप, है ना। अब मैं मंच पे बैठा हूँ और 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे प्रोग्राम कर रहे हैं, और सिंगर तो आके एक गाना गा के पीछे बैठ जाएगा, लेकिन हम तो वो सारा जो साउंड का जो बेस वेस सब हमको सुनना पड़ता है, क्योंकि हम तो म्यूजिशियन बिल्कुल वहां बैठे रहते हैं ना। तो बिल्कुल उसको तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। करता हूँ। और बाकी मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि जो है 15-17 साल तक तो रैप वगैरह सुनेंगे, लेकिन जब 22-23 के ऊपर उम्र हो जाती है तो फिर मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को सुनना भी पसंद करना शुरू कर। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बढ़िया, और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि तब जी थोड़ा सा जीवन का भी मूल्य पता लगना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि खुद भी बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद पता लगता है कि हाँ भाई ये चीजें आज जरूरी है। कुछ श्रोता भी हमारे जो हैं, जो इस तरह से गीतों को, मतलब मैं जिन्हें मैं कहूंगा कि अधिक साउंड वाले या अधिक उन गीतों का अर्थ, जिनका गीतों का अर्थ है, उनको सुनना पसंद करते हैं। पर आप वाकई मानिए, उनको भी अगर हम ही एक अच्छे अच्छे गीतों को हम पेश करेंगे, कुछ गीतों से जुड़े हुए किसी समाज से मुद्दे हुए भी चीजों को भी हम लेके जुड़ेंगे, तो वो लोग सुनेंगे। हम्म। मैं उन श्रोताओं से माध्यम से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप लोग उन गीतों को भी सुने और उन गीतों को भी आप प्यार दें, कि जो एक मैसेज छोड़ के जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सीना चौड़ा करके हम कह सकते हैं यार हम उत्तराखंडी हैं, ये हमारे उत्तराखंड की राइट। संस्कृति है, ये हमारे उत्तराखंड की वेशभूषा है। हम उन चीजों को कह हम्म। सकते हैं। आप चीजों को भी प्यार दें। जैसे कि आप पहले तो पुराने गीतों को सुनिए, कुछ ना कुछ उनमें अर्थ होता था। अ, हे भुरभुरु जाओ हगो, ये गाना पिताजी हाँ ने हाँ, लिखा था पिथौरा बिल्कुल मैं ये बात, में। मैं इसी गीत के लिए बोल ही रहा था किसको, कि ये गीत सुनते ही ऐसा लगता था कि सुबह सुबह की भोर की बेला है, और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अगर उस गीत को गुनगुना सके तो। बिल्कुल बिल्कुल।
ये गीत मेरे को पिथौरा। सबसे पसंद हाँ, गीत है, मुझे सबसे पसंद आता गीत। जी जी जी। हम्म, हे भुरु भुरु उजाऊ है गोआ, भुरु भुरु उजाऊ है गो, डान कना बे सुर सुर, डान कना बे सुर सुर, बाज मुरली तुर तुर, हाउ चली रे फुर फुर, भुरु भुरु उजाऊ है गोआ, ए भुरु भुरु उजाऊ है गो, डान कना बे सुर सुर, बाज मुरली तुर तुर, हाउ चली रे फुर फुर, भुरु भुरु उजाऊ है गो। जागणी भेजा शिव कैलासा, देवी देवता ही वाली कथा हो, जागणी भेजा धरती को का, देवी देवता ही वाली कथा हो, शिवा का डमरू बाजू, शिवा का डमरू बाजू, मेरी ही वाला डम डम, मेरी ही वाला डम डम, घानी बाजी रे टन टन, घानी बाजी रे टन टन, भुरु उजाऊ है गो, हे भुरु भुरु उजाऊ, डन काना बे सुर सुर, बाज मुरली तुर तुर, हाउ चली रे फुर फुर, भुरु भुरु उजाऊ है गो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और इसमें मेरे ख्याल इसी में था एक अंतरा भी, वो था उठ सुआ उजाओ, ये तो अलग गीत है, उठ सुआ उजाओ है गो, इसी में था अंतरा या अलग गीत है ना वो रंगीली चंगीली पुतै कैसी, वो अलग है। हाँ हाँ वो अलग है, वो गीत अलग है। वो मेरे को इन दोनों गीतों में थोड़ा सा हो जाता है। रंगीली चंगीली पुताई क्या? हाँ जी 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 जी। हाँ, वो उसमें है ना वो थोड़ा सा बहुत बहुत ही बेहतरीन जो उत्तराखंड को दिया है। और आज भी कई बार ऐसा होता है कि मैंने तो मंचों पे ऐसा भी देखा है कि कई बार जो अगर कोई कुमाऊनी कलाकार नहीं पहुंच पाया है तो गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीत तो याद तकरीबन रहते थे, तो कोई भी गा देता था, तो जो पब्लिक शांत हो जाती थी उनके गीतों से, चाहे वो कैले बजे मुरुलू गा दो, चाहे वो हाय तेरे रुमाल गा दो, तो मतलब पब्लिक शांत हो जाती थी कि हाँ भाई गीत हो गया। तो ऐसे ऐसे गीत दिए हैं, वो लोग तो अमर हैं और अमर ही रहेंगे हमेशा इस उत्तराखंड में। शायद हम आपको ना जाने कुछ पीढ़ियों बाद, लेकिन उनको शायद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जानते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा यही पूछूंगा कि ये जो हम आज के युग में अपने जो झोड़ा चांचरी इधर थड़िया चौपला, इनको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि मंचों पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और डांस के साथ साथ एक दो स्टेप उसके कर दे रहे हैं और बाकी डांस कुछ अलग करते, तो उसको स्वरूप कुछ और हो जा रहा है। तो आगे जाके ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये भाई नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को ऐसा लगेगा कि यार झोड़ा चांचरी या छपेली उपेली सब ऐसा ही होता है? क्योंकि जो मंचों पे कर रहे हैं, तो मंचों पे जो आज हमारे डांसर कर रहे हैं, तो वो डांस कुछ और कर रहे हैं, उसी के बीच में थोड़ा सा जोड़ा का स्टेप कर देंगे, थोड़ा सा उसका कर देंगे स्टेप, और बाकी कुछ और। तो नई पीढ़ी को फिर उसका पता कैसे लगेगा कि जोड़ा पूरा क्या होता था और चाचरी क्या होती है, ये छपेली क्या होती है? तो शायद भ्रमित नहीं होंगे। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही भाई साहब कि अधूरा ज्ञान हम लोग बांटना शुरू कर रहे हैं अभी से। तो ये इसका जो परिणाम होगा आने वाले समय में, मैं ये कहता हूँ सिर्फ ये मुंह जवानी ही बात रह जाएगी कि एक झोड़ा होता था, एक चांचरी होती थी, ऐसा ना हो जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात है। मैं कहना भी चाहूंगा कई जो सांस्कृतिक दल हैं, कई जो है वो बहुत अच्छा कर रही हैं और करती भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप कभी भी जो लाइव प्रस्तुति हम लोग या कोई प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है और एक कस्बे की नहीं है, एक समाज की नहीं है, पूरे उत्तराखंड समाज की है, पूरे उत्तराखंड के जन है। और ये लोग जब भी हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं, तो आप कम से कम एक झोड़ा आप जब करते हैं तो पूरा उसको पूरे झोड़े की तरह आप उसको दिखाएं। और आप ये मत सोचें कि पब्लिक को पसंद नहीं आएगा, पब्लिक को आप दें। पब्लिक जनता वो उत्तराखंडी जनता है भैया, वो कोई क्या कहते हैं
अंग्रेज लोग नहीं हैं जो देख रहे हैं, या कोई बाहर के मणिपुर इम्फाल के लोग नहीं हैं, वो उत्तराखंडी हैं। और आप इसको, आप हमेशा मैंने इस चीज को देखा, मैं जहां जहां मंचों में प्रोग्राम किया है, मंच जब हमारे प्रोग्राम जब समापन की ओर जाते हैं तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं दिल्ली में या कहीं और, तो वो बैठ के फिर झोड़ा शुरू कर लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं। तो उनको अपने पहाड़ की ओर काफी रहता है, क्योंकि वो पहाड़ी लोग हैं, सब लोग उत्तराखंडी लोग हैं। तो हम, हमारा दायित्व बनना चाहिए कि हम उस चीज को बताएं। और आप जब भी अपनी प्रस्तुति दें तो जनता को बताएं, क्योंकि देखो जो जिनकी उम्र 30 साल 28 साल की है, चलो तकरीबन तकरीबन वो व्यक्ति, वो लड़का तो जानता है ये झोड़ा है, पर जो आने वाली जनरेशन जो 15 साल 16 साल, उन्हें क्या पता झोड़ा है। तो आप बताइए कि झोड़ा है ये वो तो क्यों किया जाए, वो तो भ्रमित क्या रहेगी, चीज। भ्रमित रहेगी, क्योंकि भ्रमित रहेगी कि आधा अधूरा हो रहा है। वो तो हाँ, भ्रमित जब रहेगी कि आप पता लोग, नहीं ये जोड़ा था, ये हाँ, कोई पुराना बताएगा, अगर कोई पुराना नई नई पीढ़ी को बताएगा कि जोड़ा ऐसा होता है, तो वो तो कहेगा जी नहीं जी ऐसा नहीं होता, हमने तो मंचों पे देखा है ऐसा होता है। तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है। गलत गलत मैसेज थोड़ा सा जाएगा ना। और बाकी हाँ, जब मैं खुद प्रोग्राम खुद करता था, अब तो खैर जी मैं थोड़ा सा एक तरह से संन्यास सा ही ले लिया, सिर्फ बजाने से मतलब रखता हूँ। म्यूजिक, अपनी टीम म्यूजिक की टीम रहती है। और जब मैं पूरा प्रोग्राम में करता था, तो उस जी टाइम एक पूरा आइटम, अगर गढ़वाल का रख रहे हैं तो थड़िया रखेंगे तो पूरा थड़िया होगा, जी 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 और चौपड़ा रखेंगे तो पूरा चौपड़ा होगा, और इधर झोड़ा जी होगा तो झोड़ा पूरा होगा। तो मतलब जी पूरा गीत ही उसका होगा, झोड़े का जो भी होगा। तो अब तो थोड़ा बिल्कुल। सा गाना कुछ चल रहा है, उसमें स्टेप हम दो स्टेप होकर मार के और फिर आ जा रहे हैं मैं फ्री स्टाइल में। तो वो थोड़ा सा मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद नई पीढ़ी के लिए वो भ्रम पैदा करेगा, और आगे आने नहीं, वाली समय में ये सारी चीजें मिटने का ज्यादा खतरा लगा हुआ। हाँ, मैं ये जो इसीलिए कह हमारे, रहा हूँ कि देखिए, हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी हम प्रस्तुति दें तो उसको जो प्रोग्राम, उसको जो वहाँ पे मंच में जो कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएं। और एक प्रोग्राम इसको पूरा, एक ही एक, मतलब चाहे 10 मिनट का हो, 12 मिनट का हो, 8 मिनट का हो, 6 मिनट का हो, तो हाँ उसको हाँ, पूरा एक तरह से लोगों तक वो मैसेज जाएगा हमारा। ये इसी तरह से, बिल्कुल वरना बिल्कुल। कि ये बस सिर्फ बातों में रह जाएगा। और क्या कहते हैं ये, हाँ जोड़ा होते थे, चांचरी होती थी, क्योंकि मैं पहले देखता था कि जब मैं छोटा छोटा जी, था तो गांव में एक आम का पेड़, तो यहाँ पे नहीं बताते नाम हैं। तो शायद, नाम 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 तो शायद सुन लेंगे सब ना, लेकिन जो जी जी उनको जी, जो देख रहे हैं, अब जो आज के छोटे बच्चे स्टेजों पे देख रहे हैं, मंचों पे देख रहे हैं, तो जो एक मंचों बात पे देख बता, रहे हैं वो प्रॉपर जौड़ा तो नहीं हो रहा, प्रॉपर थड़िया तो नहीं हो रहा। तो वो मिक्सअप को वो बोलेंगे, नाम तो ले लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता वो हाँ होता क्या है। होता क्या है, उन्हें वही मैं यही कह रहा पता हूँ जो कि जो बस दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नाम ही नाम रह हम्म, जाएगा। और क्या कहते हैं वो चीज वास्तविक देखने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आजकल जो हमारे जो दास लोग थे, जिन्होंने जो वाद्य यंत्र, जो जो देवी देवताओं को जागृत करते हैं, ये भी बहुत, मतलब विलुप्त होने के हम्म, कगार में है। क्योंकि मैं बिल्कुल। देख रहा हूँ कि ये ये जो जो ये, हमारे जो दास, ये भी तब हो रहे आ, हैं जब लोग, जी ये भी तब हो रहे हैं जब लोग प्रदेश प्रदेश में परेशान हो रहे हैं, और दुख बीमारियां लगी पड़ी है, ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद वो पहाड़ जाके और तब वो जागरी वगैरह करवा रहे हैं, कि बिल्कुल, तब ये आ रही है एक याद एक ना। तो हकीकत बात है कि पहाड़ में ये हवा है और बाहर ये दवा है। आप प्रदेश में जो रहता है व्यक्ति, वो दवाई खा खा के परेशान है, और पहाड़ों में हवा कहते हैं कि यार इसको हवा लग गया, इसको मतलब छल लग गया, ऐसा लग गया। ये हकीकत बात है, पहाड़ की ये हवा है हाँ, और पहाड़ की ये दवा है। तो समझ गए। यही चीजें हैं। और अरे इनका कोई, मतलब में एक एक मतलब में कोई ऐसा मानदेय इनके लिए रखा जाए जिससे क्या क्या कहते हैं ये इस चीज को बचा सकें। मेरा तो एक निवेदन है कि मतलब मैं, हमारी चीजें तभी बचेंगी। मैंने एक हमारे कोई जानने वाले थे, मैंने उनसे कहा कि आप इतना अच्छा, मतलब मैं भगवानों को जागृत करते हैं, इतने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो ये अपने बच्चे को भी आप सिखाएं। उन्होंने कहा क्यों, क्यों सिखाऊं, बताओ क्या है गोस्वामी जी इसमें। मैं आज जिस तरह से मैंने अपना पेट पाल लिया, तो बच्चे क्या करेंगे कल। तो वो देख रहे हैं कि इसमें भविष्य नहीं है, वो देख हाँ, रहे हैं इसमें भविष्य भविष्य नहीं नहीं है। है। और ऐसा आज कोई भी जागरी वो है तो दिन वो ना, चाहेगा कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, या ये दिन में मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन अगर इसी तरह माहौल रहा, वो दिन दूर नहीं जब कैसेटों में लगाकर देवी देवताओं को अवतरित किया जाएगा। अगर इसी तरह से रहा तो, मुझे अपने पिताजी का एक गीत याद है, आज घर हरे आज चाह चूसे, आज आज भी वही हो रहा है। उन्होंने गाना गाया था पहाड़ के लिए
कि एक दिन पहाड़ में गाय बच्चों का श्राप लग जाएगा, और वो हकीकत है आज। उन्होंने कहा था पहाड़ में सोयाबीन का पाउडर का दूध चलना शुरू हो जाएगा, और जिस कढ़ाई में दूध उमलता था, और मतलब वहां पर मतलब चाय के तक के लिए दूध नहीं मिलेगा, और वो आज वो हकीकत गांव में हो रहा है। वो गाना आपने सुना होगा, बिल्कुल हो रहा है चाह चूसे चूसे कुसली पिराई ठेकी भानी मुझसे, जिस ठेकी में दही जमती थी उस ठेकी में चूहे जन्म लेंगे, और वो हकीकत आज हो गया है। तो ये मैं यही इसी माध्यम से कह रहा हूँ कि ये दिन वो दिन भी दूर नहीं, जब कैसेटों में भगवान अवतरित होने शुरू हो जाएंगे, और ये ढोल दमू हमारी ये चीजें भी विलुप्त होने के कगार में रहेंगी, क्योंकि हम सिर्फ बातों पे ही इन चीजों पर अमल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम इस चीजों को कर नहीं रहे हैं। और देखिए, एक जो हमारे श्रृंगार खेलने वाले हैं, जो हमारे दास लोग हैं, इनको एक व्यक्ति के मानदेय से अगर इनका हो जाता तो कोई भी आदमी एक बात दे देगा। भैया उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधरे, किस तरह से उस पर कार्य हो, किस तरह से उन पर एक मानदेय उनका सटीक रखा जाए, जिससे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सके बच्चा भूखा नहीं मरेगा, ये चीजों सीख, ये चीज है। इसके लिए तो आप क्या समझते हैं कि मतलब राज्य सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए ना, कि हमारे जो संस्कृति है उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं और उनको उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक नहीं है, कमजोर है, तो उनको थोड़ा सा कुछ इस तरह से राज्य सरकारों को करना चाहिए कि भाई उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आप प्रतिनिधि और जिस क्षेत्र से आप जीते हुए और कुर्सी पे बैठे हो, उस क्षेत्र को तो डेवलप करने के लिए उस क्षेत्र की संस्कृति को तो बरकरार रखना चाहिए ना। मैं तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कोरोना काल के अंदर जो जी जो संस्कृति के हमारे संस्कृति के संवाहक हैं, जो भी हम कोरोना काल में हम देख रहे हैं, किसी भी सरकार ने, चलो अगर दिल्ली में रह के भी हम अपने उत्तराखंड के अगर प्रचार प्रसार में हैं, या बॉम्बे में रह के या पंजाब में रह के, तो काम तो वो उत्तराखंड के लिए ही कर रहे हैं ना। तो राज्य सरकार को भी इसके लिए कुछ देखना चाहिए कि आज जब परिस्थिति खराब है तो उनको थोड़ा सा क्षण देना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये मान के चलिए बड़े भाई साहब, हाँ बोल, एक सेकंड, हाँ भैया से बात कर ले हम, ग्रेटर नोएडा। हाँ वो थोड़ा फोन आ गया ना। जी तो मैं तो इस चीज का थोड़ा सा बाकी देवी देवताओं की बात मैं करूं तो आज देवी देवता तो आज, पहले देवता का ठा होता था कि उस जगह पे ही देवी देवता, गांव में जो होता था देवता का जो कमरा बना होता था जहाँ देवता का वो रहता था, तो वहां पे होता था। लेकिन आज तो देवी देवता जो है हम खुद हम भी कर रहे हैं, जब अब सब कर रहे हैं तो जीव का पर्जन हमने भी करना है। तो गलियों में या कहीं पे भी जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी हम जागरण कर रहे हैं, वहां पे देवी देवता अपना अवतरित होके और गंगा स्नान वगैरह सब वहीं पे करके वो सब निकल जाते। जबकि एक टाइम पे कहते थे कि पहाड़ में ही जाओ, पूजा करनी है तो पहाड़ में ही जाओ, वहीं सफल होगी। कई लोग जो ये पुचेरे वगैरह हैं जो ये बताते हैं, तो ये लोग कहते नहीं गाँव में ही होगी ये पूजा। लेकिन आज समय भी नहीं है, और कई लोगों को तो वहां पे गांव में कुछ ऐसा है भी नहीं कि जहाँ पे जाए वो 5 7 10 10 दिन रहे और वहां पूजा करें, तो वो चुपचाप बेचारे यहीं कर लेते हैं। तो इससे भी थोड़ा सा शायद ज्यादा फर्क पड़ेगा और धीरे धीरे विलुप्त की ओर जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। रमेश, आपको थोड़ा सा ये हमारी जो संस्था है उत्तराखंड बचाओ आंदोलन, उत्तराखंड बचाओ आंदोलन का मतलब ये है कि उत्तराखंड से ही रिलेटेड है कि उत्तराखंड से जो पलायन वहां से होता है, तो पलायन होने का कारण भी यही है कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और यातायात के लिए अब सड़कें तो बहुत बन चुकी हैं, लेकिन प्रॉपर कोई यातायात इस तरह का नहीं है उत्तराखंड में कि नहीं भाई एक गाड़ी आई है तो जाएगी चाहे खाली जाए। पहाड़ में अभी भी आज भी ऐसा है कि अगर सवारी नहीं है तो गाड़ी नहीं जाएगी आगे। अगर जिसमें एक दो लोग अगर फंसे, उनको जरूरी जाना है, तो उनको बेचारों को मजबूरी ऐसी हो जाती है कि वो नहीं जा पाएंगे। अगर पहाड़ में जाएं तो हम देखेंगे अगर टैक्सी है, टैक्सी में अगर सवारी पूरी नहीं है जब तक तब तक चलेगी नहीं, तो सवारी पूरी करेगा। तो यातायात का भी कुछ ऐसा नहीं है साधन की, मतलब नहीं भाई अब जैसे बाहर है राज्य स्टेट की बसें हैं, वो चलेंगी चाहे एक सवारी हो चाहे दो सवारी हो, लेकिन शायद हमारे स्टेट में अभी ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करते। फिर नंबर 2, शिक्षा का भी थोड़ा सा स्तर जो है हल्का ही है, स्कूलों का भी बाहर ही जाना पड़ता है लोगों को अगर उच्च शिक्षा लेने के लिए।
तो लोग हर आदमी का ये रहता है कि भाई चलो बाहर ही चलते प्रदेश, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ बनाएंगे, वहां रह के उनको भविष्य नहीं दिखाई देता। जबकि उन्हीं खेतों से एक टाइम पे 8-8 10-10 बच्चे भी लोगों ने पाले हैं, शादी ब्याह भी किए हैं उन्हीं खेतों से। उन्हीं खेतों में कह रहे हैं कि आज कुछ हो नहीं रहा, लेकिन करने वाले नहीं है, करना नहीं चाह रहे, कर नहीं रहे, तो फिर होगा कहां से? तो इस तरह से जो लोग पलायन वहां से कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ संस्था जो है प्रोत्साहित करती है कि भाई कोई स्वरोजगार अपना, किसी तरह का भी स्वरोजगार वहां पे अपना जोड़े, तो वहां पे रहने का भी वो रहेगा कि भाई आपका इनकम है। तो संस्था इसके लिए थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहित भी करती है, और शायद थोड़ा सा, जहां तक मेरे को पता लगा है कि संस्था थोड़ा सा उनको मदद भी करती है। तो आपका क्या विचार है कि उत्तराखंड में लोग क्या कर सकते हैं, गीत संगीत के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपना, मतलब चलो अपना अपना ही सही कि चलो अगर कोई गायक है तो वो अपना वहां पे गुजारा कर ले रहा है गा के या प्रोग्राम करके, या कोई बजाने वाला म्यूजिशियन है या डांसर है, उसके अलावा या इसी से आप क्या मतलब आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे कि भाई वहीं रहें और कुछ इस तरह का करें? बिल्कुल। मैं आपकी बातों को थोड़ा मैं जहां तक समझ पाया था मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात है, अगर जैसे कोई अच्छे वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, जो ढोलक तबला और आपका हारमोनियम या जिस भी विधा का उन्हें ज्ञान हो, वो सबसे पहली बात मैं चाहूंगा कि जैसे कोई प्राइवेट स्कूलों में जाकर उन्हें बच्चों को सिखाना। आजकल तो हर एक पहले क्या होता था कि स्कूलों में इन चीजों का उतना वो नहीं होता था। आज तो हर स्कूल में कि बच्चा एक मॉडर्न मॉडर्न है, उसे हर चीज का एक्टिविटी जरूरी, एक्टिविटी बिल्कुल जरूरी है कोई भी। चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो वादन के क्षेत्र में हो, तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जाएं और क्या कहते हैं, अगर कोई अच्छे आपके स्कूल हैं तो कोई 2-4 स्कूलों में आप बात करके वहां पर अपने वाद्य यंत्र उनको सुनाकर आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और छोटा मोटा आपको थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। साथ ही देखिए, मैं मेरा कहने का मतलब है इसके साथ साथ कुछ और भी आपको करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं आज गायकी के क्षेत्र के साथ साथ अपना पार्ट टाइम भी बिजनेस यहाँ पे मैं करता हूँ, कि जिससे मतलब मैं हमारी आजीविका चलती रहे। और आज का जो समय है बड़े भाई साहब, पहले क्या होता था, पहले पैसा नहीं था, पहले के दौर में पैसा नहीं, नाम प्रतिष्ठा ये मिलती थी। अरे यार वो आए हैं, बड़ी इज्जत मिलती थी। और इंसान जो होता है इज्जत का भूखा होता है, वो मैं जहां तक समझता हूँ उसे इज्जत मिल जाए, भले ही वो वहां रोटी नमक के साथ मिल जाए, उसका गम नहीं होता है कलाकार को। इज्जत का काफी जो होता है कलाकार, जो पहले के दौर। आज का समय ऐसा है, पैसा है पर वो चीज नहीं मिल पाती है ना। तो जो दिलों में वो नहीं है ना, दिलों में भावना नहीं है। जी, भावना नहीं। जो पैसा पहले है के व्यक्ति थे दिलों में भावना। उस समय पैसों का इतना महत्व नहीं होता था। आज पर आपके पास पैसा होगा तभी आप गा पाओगे, मुझे जो लगता है। क्योंकि आज देखिए, पहले कंपनियों से गीत आते थे, कंपनी वाले 4 गीत 8 गीत गवाते थे और एक अच्छा एक पैकेज मिल जाता था। और आज आपका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, आप खुद गाओ, खुद लगाओ, दर्शकों तक दो। उसके बाद भी लोगों की डिसलाइक आए, आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो एक लड़का एक अच्छे, अगर आपको अच्छा म्यूजिक चाहिए, 20,000 25,000 30,000 बहुत 50,000 तक का भी उत्तराखंड में म्यूजिक, इससे ऊपर आप जो जितना गुड़ डाले उतना मीठा वाली बात है। तो आपको ऐसा म्यूजिक भी डालना है, तो आप एक अच्छे गायक बनना चाहते हैं, तो आप लेखनी भी अच्छी हो, अब लेखनी अच्छी है, गला भी अच्छा है, पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कला वहीं दब गई। तो मैं ये कहना भी चाहूंगा कि ऐसे जो हमारे गायक हैं, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, तो लोग उन्हें प्रोत्साहन करें। एक अपना एक देखिए, आज यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम है जहां से थोड़ा बहुत अर्निंग हर व्यक्ति की हो जाती है, अगर वो ठीक ठाक चले तो काफी अच्छे बजट भी आते हैं। तो अगर व्यक्ति है पहाड़ में ही, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अच्छा भगवान के दिया हुआ अच्छा पैसा है, तो ऐसे कलाकारों को ढूंढे और अपना यूट्यूब चैनल बनाए, जिससे क्या होगा कि कलाकार को भी उसकी आजीविका चलेगी, वो पहाड़ भी नहीं छोड़ेगा और आपका यूट्यूब चैनल भी चलेगा। आने वाले समय में यही यूट्यूब चैनल आपको अपना पैसा भी देगा। तो इस तरह से, और मैं इन युवा साथियों से निवेदन करता हूं, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा गाता है, उसके बाद पैसा भी नहीं है लगाने के लिए, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर गाओ, उस पर वाद्य यंत्र बजाओ, धीरे 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 समय आएगा कि आने वाले 1-1.5 साल में आपकी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। मैं तो हर लोगों से ये कहता ही हूँ। और
मेरे साथ के कई मित्र मेरे जिनको मैंने बताया, आज उनके महीने का किसी का 7,000, किसी का 8,000, किसी का 20,000 आना भी शुरू हो गया है यूट्यूब के द्वारा ना। यूट्यूब के। तो वही वही है कि अब लोग करना चाहें, अगर सलाह लेना चाहें तो यहाँ पे उत्तराखंड बचाओ आंदोलन में हमारे कैंथोला साहब हैं, वो इस बारे में ज्यादा जानते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह के बारे में। अगर कोई भी दर्शक अगर सलाह लेना चाहे तो उनके माध्यम से, अगर किसी को नहीं पता है तो उनसे सलाह लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो हम बिल्कुल इस चीज का, अब आप इस चीज को रमेश बाबू जी क्या समझते हैं? एक टाइम था जब मैंने भी कैसेटों के जमाने में कम से कम 200-250 कैसेटों में म्यूजिक किया था खुद मैंने, सीडीओ में भी किया था। तो उस टाइम पे तो एक हमने कैसेट रिकॉर्ड करके यहाँ हमने अपनी जितनी भी क्वालिटी स्टूडियो के अंदर देनी थी वो दे के हमने कंपनी को दे दी। अब उसको प्रमोट कंपनी करेगा, उसका पोस्टर कंपनी बनाएगा, या फिर बाद में ऐसा भी हो गया था कि जो नए कलाकार हैं भाई, अब उनका कंपनी भी कमाने के लिए बैठी थी, तो कंपनी भी देखती थी कि कलाकार भाई अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत उनसे खर्चा वर्चा भी ले लेते थे कि वे पोस्टर बना देंगे, वो कर देंगे। तो उस टाइम पे तो बस ये है कि कैसेट रिकॉर्ड करके कंपनी में डाल दी, कंपनी से कितनी बिकेगी क्या बिकेगी कुछ नहीं। और आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को एक तरह से मैं तो कहूंगा कि भीख मांगने सी बात हो गई, क्योंकि सबके ग्रुप में डालो कि भाई लाइक करो शेयर करो, तो मतलब एक तरह से भीख मांगने वाली बात है, प्लीज शेयर कर देना, प्लीज वो कर देना, उसके बाद जाके कुछ जाके अर्निंग का बाद में साधन होगा। तो आज कलाकार को खुद ही अपना प्रमोशन खुद ही करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपके बड़े भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप इस चीज को आप देखिए, अगर उत्तराखंड मजबूत होगा आर्थिक स्थिति से, तभी जाके एक कलाकार का औहदा बढ़ेगा, एक कलाकार को सम्मान मिलेगा। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी गायक हैं, या चाहे वो गायक हैं, चाहे वो वाद्य यंत्र हैं, आप जब उनके लिंक आते हैं आप सुनिए, आप लाइक कीजिए, आप एक कमेंट कीजिए, कुछ नहीं लगता। देखिए, अगर एक लड़के ने आपको भेजा, देखिए मुझे पता है कि एक दिन में हजारों मतलब में गीत आते हैं, 1000 आप नहीं देख पाते, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 50 गीतों को लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर अगर कर देंगे। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे समाज, उत्तराखंड समाज के लिए कह रहा हूं, उन कलाकारों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उससे आप ये देखिए इसने क्या गाया क्या नहीं गाया, वो तो आप कमेंट दीजिए कि नीचे कि भैया अगली बार थोड़ा सा और भी अच्छी मेहनत करिए, हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं। वो उनको समझ मिलेगी तो वो अगली बार अच्छा करेंगे। पर आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से वो जो उसने 10,000 15,000 पैसे लगाए हैं, कहीं ना कहीं महीने में कुछ ना कुछ उस बच्चे का थोड़ा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, या उसके सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, या उसको और भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा देखिए, नेट हम यूज करते हैं, हम हिंदी गीतों को सुनते हैं, हम क्या कहते हैं, बाहर इंग्लिश गीतों को सुनते हैं, हम सुबह से शाम तक जब समय मिलता है फनी हैं। तो आप उत्तराखंडी संस्कृति को देखने के लिए क्यों इतना विवश नहीं होते हैं कि इनको देखना चाहिए, इनको इनके लाइक कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति बनेगी, उत्तराखंडी गीत भी पॉपुलर होगा और वो देश विदेशों में भी जाएगा। तो मैं तो इसी माध्यम से आजकल कुछ ऐसा भी हो गया ना कि आजकल लोगों के पास थोड़ा सा पैसा या कहीं कुछ भी अपना थोड़ा सा रखा, और अगर वो गा भी नहीं सकता तो वो भी अपना मतलब जाके रिकॉर्ड करवा देगा किसी भी तरह से। और इस तरह के बहुत सारे कलाकार ऐसे आ गए जो कि नाम के आगे अगर आप उनका फेसबुक देखो तो लोक गायक फलाना, तो कम से कम खुद अपने अंदर थोड़ा सा एक मतलब इतना देखना चाहिए कलाकार को कि भाई थोड़ा सा मैं हाँ गा ले रहा हूँ, सुर और ताल में तो कम से कम गा ले रहा हूँ, तो तब ऐसा। क्योंकि अब इतने सारे ग्रुप और इतने सारे लोग ऐसे भेज देते हैं तो लोगों को भी बहुत परेशानी सी होती है, कई बार देख लिया मैंने। तो जो अच्छे कलाकार होते हैं जिनको सुनना भी चाहिए ना, उनको भी इग्नोर कर जाते हैं लोग, वो भी दब जाते। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अच्छे गीत हैं, जो मतलब लोगों को जो आ रहे हैं, अब हम ही लोगों को उनको प्रमोट करना है। मैं जितने भी गीत आते हैं सुनता हूँ, जितना सुन सकता हूँ सुनता हूँ, लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं कम से कम बंदे का सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की। पहले क्या होता था, जब पहले लोग गाते थे तो कंपनी में जाने से पहले कंपनी के जो लोग होते थे वो उनकी आवाज सुनते थे, हाँ भैया गा के सुनाओ। उन्हें लगता था ये गायक अच्छा है, ये सुरीला गायक, ये गा सकता है, या इसकी लेखनी में उद्यम है, उसी को रिकॉर्ड करते थे। आज तो चाहे वो कैसा भी गा रहा है, अरे तू आज तक कहाँ था, अरे आजा आजा, बैठ 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 बैठ, कितने हैं, उसने कहा 8 गाने, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो
ये भी एक मतलब एक ये मान के चलिए सभी ने अपने एक आजीविका का एक मतलब एक वो बना लिया, क्या कहते हैं इसको, मैं कहूंगा कार्य बना लिया कि हाँ यार चलो कुछ भी हो हाँ, तो अपना आप रहता है यार। बाद बाद में उसका कंपनियां भी फिर वो थोड़ा चालाक हो गई ना। कंपनियां भी चालाक हो हाँ गई बाद में, क्योंकि जी 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 कोई भी आ जा रहा है तो अब कंपनियों को पता है कि भाई अगर चल तू वैसा भी कर ले तो थोड़ा खर्चा पानी कंपनी को स्टूडियो को देते थे, कंपनी का स्टूडियो को निकल जाता था। वो उसके बाद फिर उसको कि ले भाई 1000-1200 कैसे तू ले और आगे निकाल, बाकी मैं बेचता हूँ। और बाकी 1000-1200 वही निकलती थी, बाकी तो निकलती नहीं थी उस टाइम पे। जो वैसे कलाकार थे जो थोड़ा हल्के कलाकार थे, वो खुद ही 10-1200 पीस ले जाके और अपने रिश्तेदारों को बांट देते थे। तो उससे नहीं, उससे भी बिल्कुल। कलाकार निकलता ना। बीच में एक हालों की बात है, एक मित्र थे, मित्र मतलब कोई स्टूडियो में मिले मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो जब उन्होंने बताया यार रमेश दा मैंने अभी तक 12-13 गाने निकाल दिए हैं, मेरे कम से कम 1 लाख से अप लग गया है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने गाना हिट हुआ, कह रहा कोई गाना हिट नहीं हुआ। मैंने कहा चैनल में सब्सक्राइब कितने हैं, उन्होंने कहा मेरे चैनल में सब्सक्राइब क्या कहते हैं 1800 बोला, कुछ बोला। मैंने कहा अच्छा, और तो मैंने करते क्या हो, उन्होंने कहा मैं होटल लाइन में जॉब करता हूँ। तो देखो मैंने मेरा जो बना यार कि जो मैं जितना मैं समझ सकता हूँ मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो भैया आप इस लाइन में, अगर इस लाइन में पूरा घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपने अपना रिजल्ट देख लिया है। आप 12-13 गाने आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, होटल लाइन में हो, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं घर से पैसा मंगाता हूं। तो मैंने कहा अगर यही 24 साल आपको दिल्ली में हो गए, यही पैसा आपने इकट्ठा कर लिया होता या कहीं पे कोई छोटी सी शॉप दुकान डाल ली होती, तो आप उसका कई गुना पैसा भी कमा लेते। और इसको आप सिर्फ अपना शौक रखें, साल में 6 महीने में एक गा दीजिए, वो आपके लिए बहुत अगर क्लिक कर गया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं है तो कम से कम आप एक शौक को अपना जिंदा रखें। पर उसने उस चीजों को समझा। और एक दिन मुझे फोन भी आया था उनका कि यार रमेश दा कम से कम अगर उस दिन आपने मुझे समझाया नहीं होता तो आज ना जाने में कितना पैसा फूक देता आज तक। तो हम एक दायित्व ही बनता है जो समझ सकता है तो उनको समझाने का भी हमारा ही तो फर्ज है। जी तो रमेश जी, मैं थोड़ा सा स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी के सुपुत्र मेरे सामने बैठे हैं, और अगर कैले बजे मुरली गाना अगर नहीं गुनगुनाया गया यहाँ पे तो एक शायद हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर यहाँ पे अगर कैले बजे मुरली थोड़ा सा अगर पिताजी की जी आवाज में, जी क्योंकि पिताजी की आवाज झलकती है आपने, और जी जब आप गाते हो अगर हम देख नहीं रहे सामने तो लगता है कि शायद रिकॉर्ड ही बज रहा है पिताजी का। जी जी तो जी मैं थोड़ा सा कोशिश जी। हे कलबज मुरुली बेणा ऊंची नीच हे चिरी है कालेजी मेरी उदक मान कले बज मुरुली बेणा ऊंची नीची डान्यू चिरी है कालेजी मेरी उदक मान मुरली को सुर सुनी हिया भारिये को पपिलो मेरो बेणा मन दुख है चाऊ स्वामी पर देसा मेरा उजरी लाम केले बज मुरली बेणा ऊंची नीची डान्यू ओ बेणा ऊंची नीची डान्यू मेरी मेता की भगवती तो धनी है जय कुशल मंगला मेरा स्वामी घर ले मेरी माता की भगवती तू धनी है जय कुशल मंगला मेरा स्वामी घर ले नगर निसारा लो देवी मैं तेरो थान मां कल बज मुरली बेणा ऊंची नीची डान्यू बेणा ऊंची नीची डान्यू
गैना ऊंची नीची जान्यू। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जहां तक मैं समझता हूँ कि आपके पिताजी पूरे उत्तराखंड के लिए एक महान व्यक्तित्व रखते थे और एक महान आत्मा है। अब तो उनकी आवाज में वो धार थी कि जब जब उनका एक आलाप भी उठता था तो बिल्कुल जो उन्होंने बोला कि चीरी है कले कले जी, तो वो बिल्कुल हाँ ऐसा ही होता था कि मतलब आदमी मंत्रमुग्ध सा हो जाता था। आज भी उनके गीतों को जरा सा भी कहीं पे अगर बज रहा हो, दूर भी बज रहा हो, कभी मैं पहाड़ जाता हूँ तो कहीं मतलब इस धार से उस धार में कहीं गाना बज रहा हो और हम इधर सुन रहे हो, बहुत हल्का सुनाई दे रहा है। लेकिन अब जी हमारा भी दिमाग म्यूजिक लाइन में कहीं भी म्यूजिक बजता है तो मतलब वो हमारे कानों में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत दूर बज रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन लग जाता था कि हाँ बिल्कुल। ये गोपाल बाबू जी का गीत बज रहा है कोई। जी जी। तो मैं थोड़ा सा ये आप घर में सबसे बड़े आप ही हो? नहीं नहीं, मैं सबसे छोटा उनके हूँ। सुपुत्र में और भी और अच्छा, सबसे मेरे जो छोटे हो? बड़े तो और भाई भी मतलब गीत संगीत में रुचि रखते हैं या जो सबसे हेलो? बड़े भाई हैं श्री गिरीश गोस्वामी जी, है ना। तो वो उनका अपना बिजनेस है हमारा एग्रीकल्चर का। तो वो भी बहुत अच्छा लिखते थे पहले, बहुत अच्छा। अब अच्छा। जब पिताजी का साया उठा तो घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे रही, इस तरह से उनने इस चीज से थोड़ा दूर रहे। और उन्होंने एक गाना लिखा था, कल सरी दण पको मल सरी रड़ हो रड़, यो मैं ना भागी बहुत हो जड़ हो जड़। एक गाना लिखा था बहुत पुराना, पिताजी गए थे। और उस समय हाँ, पिताजी तीसरी तीसरी में गए थे, तो बताते हैं कि बड़े भाई साहब हमारे सोनू निगम 14-15 साल के थे, छोटे छोटे सोनू निगम। तो हम्म जब भी तीसरी में हम्म उनका वहां पर पिताजी का जो जितना भी उनका रहना या खाना पीना तीसरी वाले यहाँ पर करते थे, तो काफी तो बताते बड़े भाई साहब कि हमने सोनू निगम को देखा, जो आज देखो उन्होंने मेहनत की, आज पूरे हिंदुस्तान के दिलों में राज कर रहे हैं। तो हम्म ये वो भी लिखते थे और काफी गाने लिखे उन्होंने। उन अभी भी लिखे हैं उनके पास, मैं तब पैदा भी नहीं था, वो गाने भी उन्होंने लिखे हैं अभी भी। मैं सोचूंगा कभी समय मिलेगा उन गीतों को भी मैं जरूर गाऊंगा, क्योंकि उन गीतों में जो हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो चीजों में वो अर्थ उनके गीतों में छुपा हुआ है। इसलिए अब उनको भी मैं बहुत जल्द रिकॉर्ड करूंगा, उनके गीतों को। कोई उनका गीत रिकॉर्ड हुआ हो या कभी पिताजी के जमाने में भी लिखा, उस टाइम तो छोटे ही रहे होंगे जी शायद। जी जी, हाँ हाँ। तो अभी एक मतलब कोई रिकॉर्ड में नहीं है ना मतलब उनका गीत अभी? ना, कल सारी दैण पाको मल सारी राड़ हो राड़, एक गाना आया था बहुत पहले, मैं भी छोटा छोटा था उस समय, सुना मैंने। हाँ। जी, वो इस तो तरह से था। सारी दैण पाको मल सारी राड़ हो राड़, यो मैं न हो भागी भो तो हो जाड़ हो जाड़। ऐसा कुछ गाना था मतलब भाई भाई अच्छा, साहब का। जी जी मैं जी। रमेश भाई, मैं एक चीज चाहूंगा कि कोई पहाड़ का ऐसा फोक जो आपने गाया हो, या कोई और गीत जो आपका मतलब फेवरेट हो, अपना गीत, आपका अपना, अपना। भले ही लिखा किसी का भी हो, आपने गाया हो, ऑन रिकॉर्ड हो, जी जी जी। कोई ऐसा ऐसा मैं गीत याद आ रहा जी जी, मैं एक लाइन पे भी गाया था मैंने, और एक मैं एक एक लाइन सुना देता हूँ उनके गीतों का। एक नारी वेदना पे मेरा गाना था, सुन घसारी ओ घसारी बातें सुन ली, तेरे स्वामी को आज ये संदेश है गुरु। हम्म, सानी सानी धानी धानी धा प प धानी सा, बदरा घिरी गो चौमास ए गोरे, बदरा घिरी गो चौमास ए गोरे, चौमासा कायु दिन छियाया, दानी कान्यो मा बहार छुछाया, है? बदरा बहुत बढ़िया। घिरी गो चौमास ए गोरे, बदरा घिरी गो चौमास ए गोरे, चौमासा कायु दिन छियाया, दानी कान्योमा बहार छुछाया, ला 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 ला। ये गीत था मेरा चौमास पे। और एक लाइन पे लिखा था मैंने, लौटिया रे तू अपनो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़, ओ दादा भोजी
आओ रे पहाड़, ओ काका काकी नी भूलो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़ रे, लौटिया रे तू अपनो पहाड़। ये बहुत गाना खूब, मेरा बहुत बढ़िया। पहाड़ ये की ओर रिकॉर्ड हो था। रखा है, ये रिकॉर्ड हो रखा जी है। जी जी, हाँ ये अच्छा। रिकॉर्ड हो रखा जी। और हम्म। एक लिखा था मैं आपका, वो गाना था, पुराना था थोड़ा सा, मैंने इसको हल्का सा मॉडिफाई करने की कोशिश किया था, शाली जीजा का। हम्म। हो 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 हे हो हो ओ साई रंगीली साई तुमच्या प्यारा भीना, ओ साई रंगीली साई तुमच्या प्यारा भीना, शाली ओ रंगीली शाली बस गच्छ मेरो मन शाली, बस गच्छ मेरो मन भीना, ओ रंगीलो भीना बसी गच्छा तुम्हें मेरो मना, बसी गच्छा मेरो मना। ओ काकडी को फुला साली, ओ काकडी को फुला, ओ कैकी माया ठुली हली साली, तराजू में तोली भूला, ओए ओए बहुत ओए की माया ठुली हली, बता जुलो मेरी साली, बता जुलो में, हाँ शाली ओ रंगीली शाली, बस कच्छा मेरो मन शाली, बस कच्छा मेरो मन। और एक नया गीत आया था मेरा अभी, बाज मुरली बाज हुड़का हाय रे घमाघम। बाज मुरली बाज हुड़का 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 हुड़का, बाज मुरली बाज हुड़का हाय रे घमा घम रे घमा, पर मधुली साड़ी बेलौजा हिट रूप से चंग, बाज मुरली बाज हुड़का हाय रे घमा घम रे घमा, पर मधुली साड़ी बेलौजा हिट रूप से चंग है, झुमेर की घाना बल धाना का कोठारा, झुमेर की घाना बल धाना का कोठारा, हिट मधुली सरासर गोचरा कम्याला, हिट मधुली सरासर गोचरा कम्याला, बाज मुरली बाज हुड़का 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 हुड़का, बाज मुरली बाज हुड़का हाय रे घमा घम रे घमा, पर मधुली साड़ी बेलौजा हिट रूप से चम। ए नाखे की नथुली में डोरा, नाखे की नथुली में डोरा, झिटघड़ी में बैठी जानू पड़ जाते रो सोरा, झिटघड़ी में बैठी जानू पड़ जाते रो सोरा, बाज मुरली बाज हुड़का 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 हुड़का। ये गीत अभी बीच में आया था, और एक जागर भी गाई थी मैंने भगवती की, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी एक हालों में नंदा की डोली करके एक भजन आया है, सजीगे ने धजेगी ने मां नंदा की डोली हाँ करके, और एक यो रुमाली लीले रे मायदारा, ओ मेरी चकोरा, और सुन घचारी ओ घचारी बात ही सुन ली। तो सभी गीतों को मतलब मैं गाने का प्रयास किया, लोगों ने, जनता ने प्यार उसको दे रहे हैं। और मेरा चैनल भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, गोपाल बाबू गोस्वामी RBG ये मेरा चैनल है, और जो दर्शक लोग अगर गीतों को सुनना चाहें और अपना कमेंट अपना सुझाव भी जरूर दें, और यही मैं कहना चाहूंगा बड़े भाई साहब। तो मैं थोड़ा सा रमेश ये सुनना चाह रहा था कि जागर थोड़ा सा मैंने सुनी नहीं है ना, मैंने पिताजी के मुंह से सुनी ना आपके मुंह से। मैं चाह रहा था कि अगर जागर आपने डाली है तो थोड़ा 2 लाइन जरा, क्योंकि अब समय भी हो रहा है, तो थोड़ा सा 2 लाइन आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, मैं खुद सुनना चाहता हूँ। अच्छा, जो मैं गा रहा हूँ तथा ये जागर विद भजन है, थोड़ा जागर की इसमें शैली और थोड़ा सा भजन की होगी, और कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और एक सॉन्ग भी गाया था मैंने, मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और लोगों ने इसको भी काफी अच्छा पसंद। तो जागर आपके सामने धारा देवी की माँ भगवती
जाग, हाट की कालिका जाग, माँ नंदा सुनंदा जाग, देवी दुरा की माँ भगवती जाग, ओ वैष्णो धाम की माँ वैष्णवी जाग, ओ गड़िया की माँ उपता माई जाग, ओ सिंगवानी जागो बागी माविनी जाग। हाँ, हे माता के 52 वीरों जाग, भूमिका भूमियाल जाग, गढ़ चंपा गोयलजू जाग, ओ नरसिंगा जाग, ओ लाकुड़ा जाग, ओ काल भैरवा जाग, ओ सिद्धवा विधवा रमोला जाग, ओ कलविष्टा जाग, ओ घनियाल का देवता जाग, हरजू जाग, शेमजू जाग, हनुमंते जाग, हरविता जाग, शिव जी को चौथे वाले जाग, जाग ओ भगवती तेरे नाम जतारा लगोला, ओ भगवती तेरे नाम जतारा लगोला, तेरे नाम की मैया हम जोत जलोला, जय 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 जय, ओ भगवती तेरे नाम जतारा लगोला, तेरे नाम की मैया हम जोत जलोला, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ। दैत्य को संहार करे हे माता भगवती, माई ससुर वर्धनी हे माता भगवती, चंड मुंड सहार कील हे माता भगवती, भक्तों की लाज रखे हे माता भगवती, मेरी माता भगवती, जय माता भगवती, जय जय जय, ओ भगवती तेरे नाम जतारा लगोला, तेरे नाम की मैया हम जोत जलोला, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ। ये बहुत जागर खूब, बहुत भजन खूब। मैंने, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा है। और धन्यवाद। तो नंदा की डोली हाँ जी, हाँ जी। तो उसको भी जरूर आप आइए। सभी लोग दर्शकों करता हूँ, जरूर सुनिएगा, हाँ, बहुत खूबसूरत अपनी तरफ से कोशिश की है। तो रमेश भाई, मैं अब चाहूंगा कि थोड़ा समापन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज करवा जी चौथ भी है यहाँ। वैसे तो बिल्कुल, हमारे पहाड़ का तो नहीं मनाते थे, लेकिन भाई यहाँ प्रदेश में रह के सभी लोग मना रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब काश्यप थोड़ा सा एक बार फिर दर्शकों का भी अपनी ओर, धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा जी 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 आपसे फिर कि कोई अगर आप पहाड़ में रह रहे हैं और पहाड़ में आप भी मेरे ख्याल स्वरोजगारी कर रहे हैं, तो जी। अगर आप दर्शकों को कोई टिप्स वो इस तरह की दे सकते हैं कि भाई आप कुछ इस तरह का करो, इस तरह का करो, तो थोड़ा सा अपना पहाड़ भी बचा रहेगा, पलायन भी बचा रहेगा। और जब पलायन बचा रहेगा तो पहाड़ बचा रहेगा, नहीं तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होगा। ये सही बात, बिल्कुल। मैं बिल्कुल भाई साहब, मैं अपने इस पहले तो मैं आज करवा चौथ की समस्त विश्व की मेरे समस्त भाई बहनों को मैं नहीं, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, और जिनके दाम्पत्य जीवन है वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते हैं, जिनके शादी होने वाली है वो हमेशा उनको मैं एक शुभ आशीष भी दूंगा अपने भाई बहनों को, और आप लोग सदा मुस्कुराते हंसते रहें, और ये जोड़ी आपकी हमेशा खुश रहे। और आपने बहुत अच्छी बात की कि स्वरोजगार अगर मैं कहूँ, देखिए हम एक पहाड़ में किसी चुक करने वाला नहा के कमी है, हणी हणी चलान धुन बाजी हणी चांद गणु कनी, मतलब अगर जो करना चाहेगा वो बहुत कुछ कर सकता है पहाड़ में, क्योंकि बिल्कुल। हम एक पहाड़ी हैं, हम एक मजबूत चट्टान की तरह हैं, हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं। और मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा, जैसे आपने भी कहा था कि पहले गेहूं 10 बोरे होते नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर उन चीजों को, नकारात्मक चीजों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। कुछ तो जंगली जानवर हैं ही, मैं मानता हूं, पर कुछ हमने उत्पन्न, अरे अब नहीं होगा, जैसे अरे अब नहीं होगा हमारी बस का, ये कैसे नहीं होगा। हाँ, पहले अगर 10 बोरे था, 8 बोरे में फिर भी उत्पन्न कर दूंगा, ये अंदर हमारे अपने अंदर एक चीज होनी चाहिए, गट्स होनी चाहिए। और दूसरी हम्म। बात, यहाँ पर पशुपालन आप कर सकते हैं, जैसे आप बकरियों का पालन कर सकते हैं, घास की कोई कमी नहीं है। आप अगर पशुपालन कर सकते तो आपके दूध का व्यापार कर सकते हैं, आप पनीर आप बनाकर आप बेच सकते हैं लोगों को। अभी कई लोग, अभी आज कपुरिया में शायद बहुत जल्द एक लड़का है जो पहले बाहर नौकरी करते थे, सैलून का काम करने वाले हैं, उनकी अपनी ब्रांच खुलने वाली है चकुटिया में। तो देखिए हम्म। कर रहे एक वो बाहर देश रहते थे, अब वो चकुटिया आ गए, उन्होंने गाय बच्ची पालना शुरू कर दी, तो दुग्ध का व्यापार करेंगे। तो कई चीजें होती हैं, हम लोकल, जैसे हमारे यहाँ गौहत होती है, भट्ट होता है, और मिर्च होती है, आप इनका क्या कहते हैं, इनकी खेती करें, और खेती करेंगे तो ये कुछ ना कुछ होगा जरूर। देखो आप मेहनत करेंगे
तो मेहनत का अगर आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है तो 50 पैसा तब भी मिलेगा, मिलेगा जरूर, क्योंकि मेहनत किया कभी मतलब में बेकार नहीं जाता। तो आप इन चीजों को आप उत्पादन कर सकते हैं, छोटे छोटे, जैसे आप जैसे लहसुन, प्याज, इस देखिए आज सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। अगर हम आलू आप लगा जैसे आपके वहां तो लगाना शुरू करें, उसके कृषि आपके ब्लॉक होता है, ब्लॉक कृषि विभाग होता है, कृषि विभाग को मिट्टी की जांच करवाएं और देखें कि यहाँ क्या हो सकता है इस मिट्टी को देखकर। तो वो चीज आप उत्पादन कीजिए, लेने वालों की कमी नहीं है। आज भी देख रहे हैं कि गाड़ी भर भर के, टैक्सी भर भर के चकोटिया से या कई अन्य जगह से दिल्ली सामान जा रहा है और लोग उन चीजों को ले रहे हैं, क्योंकि अपने पहाड़, आप ही बताइए भाई साहब कि मैं आपको 1 किलो घी आपको लेके दूंगा पहाड़ का, आप भी 500 की जगह 600 दोगे, क्योंकि पहले क्योंकि आपको अपनी मिट्टी से प्यार है, और दूसरा फिर अपने बंदे से प्यार होगा, यार मेरा अपना अपना भाई है, मेरे उत्तराखंड का है यार, 100 रुपए ज्यादा भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो ऐसी तरह से आप छोटे छोटे उत्पादन करना शुरू कर दो। आप यहाँ से दिल्ली में कॉन्टेक्ट बनाओ, मैं नहीं कहता हूँ आप पूरी दिल्ली कवर करो, आप दिल्ली में आप विनोद नगर, बाय द वे सपोज विनोद नगर में है, विनोद नंबर की गली आप याद कर लो कि आपके वहां पहचान वाले कितने हैं, 2 ही पकड़ो, एक ही पकड़ो, एक को दोगे दूसरा दूसरे से कहेगा, तीसरा तीसरे से कहेगा, तो कॉलोनी आपकी हो जाएगी। तो हर चीज आप उनको प्रोवाइड कराओ। यहाँ से 500 रुपए का आपका किराया, 600 आना 600 जाना, 1200, 400-500 रुपए का आपने खा पी लिया, मतलब 1000-1500 आपके खर्चे हो गए, पर कहीं ना कहीं वो निकल पड़ेंगे। और इससे आपकी, मैं नहीं कहता हूँ कि आप ज्यादा 10-10 किलो, ज्यादा नहीं मिले 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 2 किलो, ऐसा आप कर सकते हैं, जिससे आपकी आजीविका चलेगी। पहाड़ वापसी भी आप करोगे, और जब आपका सामान बिकना शुरू हो जाएगा तो आपका खुद स्वतः मन करेगा कि हाँ और मेहनत करो। तो मैंने कई दोस्तों को, अपने मित्रों को मैं यहाँ पे मैंने बताया भी है, और लोग कर भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, काफी अच्छी खेती उनकी हो रही है। और इस बार अभी एक मेरा दोस्त है, कम से कम कितना 250 किलो ने बेची थी, 250 किलो अदरक बेची थी उसने, और हल्दी बेची थी। हल्दी आपकी 80 रुपए किलो हो रही है, आप उसका व्यापार करें। आप एक गांव में हो सके तो एक चक्की, अगर हो सके कोई चक्की चलाएं, गांव में आटा कूटने का। अब बहुत सरल, अभी वैसे आप पत्थरों वाली नहीं भी तो एक 17-18 हजार की मशीन आ जाती है, क्योंकि हम उसको प्रोवाइड करते हैं, हमारी कृषि संबंधित दुकान है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। 17-18 हजार की, 12 हजार की मशीन आती है, आप लगा सकते हैं उसको, घर पे कुटीर उद्योग बना सकते हैं, जिससे आपकी आजीविका चले। और जो मेरे साथ प्रेमी हैं, गीत प्रेमी हैं, जो गाते भी हैं या वाद्य यंत्र भी करते हैं, देखो अभी लॉकडाउन हुआ, कलाकारों की क्या स्थिति रही आप तो जान सकते हैं, है ना। तो कई कलाकार तो बेचारे इतने परेशान थे, जिनसे इनकी गाने से या वाद्य यंत्र से ही आजीविका चली, वो बेचारे बहुत परेशान हुए। तो मुसीबत के समय अभी भी परेशानी है, अभी भी परेशानी है, समय साथ नहीं देता है। ये हकीकत है कि हर जगह भगवान अपने क्या कहते हैं, दूतों को नहीं भेजेंगे कि जाओ उनका भला कराओ, स्वयं हमें ऐसा होना पड़े, हम कुछ समय तक तो खुद सक्षम रह सकें, पहले तो खुद ही हो सके कम से कम। ऐसी ये पीड़ा अभी आई है, ना जाने समय ने क्या देखा है, क्या समय आने वाला है, इसका कोई मतलब मैं आंकलन भी नहीं कर सकता। हमने आज तक कभी सुना नहीं कि ऐसा एक कोरोना आएगा, लोग घर तर बितर हो जाएंगे, अपनों को खो देंगे। तो आने वाला समय पता नहीं कैसा है। तो हम अभी से ये इस बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत ही कुछ सिखा दिया इस पीरियड ने। तो आप अब सीखें और स्वरोजगार भी करें। गायकी के क्षेत्र में जितने भी गायक हैं, वाद्य यंत्र हैं जो बजाने वाले हैं, जो पहाड़ में भी हैं, वो साथ साथ कुछ और भी करें। सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक हमारे बहुत उत्तराखंड के सिंगर है, मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा दाजू गायकी ठीक है, जब तक चल रही है, उसके साथ भी आप कुछ करो। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हो रमेश भाई, उन्होंने भी अपनी दुकान डाल दी है, क्या कहते हैं, कपड़ों का काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ होगा, आप तभी तो अपनी संस्कृति को बचाओगे, जब आपके पास होगा देने के लिए, लगाने के लिए। ये मैं कहना चाहूंगा। पेट भरा होगा तभी संस्कृति बचाई जा सकती है। पेट खाली होगा तो पेट के चक्कर में रहेगा, सोच भी नहीं पाएगा संस्कृति के लिए। सही बात। तो रमेश भाई, मैं चाहूंगा कि अब जी कहते जी बोलिए। नरेंद्र भाई जी थोड़ा समय चाहूंगा, जगदीश भट्ट जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। उनको ले लूं लाइव में? हाँ, मैं तो समाप्ति कर रहा था क्योंकि टाइम भी हो रहा है। आप ठीक है, 5 मिनट का टाइम अगर आप ले लो तो ले लो। 5 मिनट बोलना चाहते हैं।
देखो 4 है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। लाइव हो? जी नमस्कार। नमस्कार अजनबी जी, नमस्कार रमेश भाई। आशा करता हूँ कि सब आपके साथ ठीक ठाक होगा। तो माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लेट आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने जयदेव जी को बोला क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था कि मैंने बातें भी सुनी। और मेरी आवाज आ रही है, राइट? जी जी जी, ओके। तो बिल्कुल आ रही है, आ मेरे रही से रहा नहीं गया, तो मैंने फिर जयदेव जी को बोला, यार मेरे को 1 मिनट के लिए बात करनी है अजनबी जी से और रमेश भाई से। तो मैं आपकी बातें सुन रहा था रमेश है। भाई। जी जी आपके पिताजी के भी हमने गाने सुने हुए हैं, गोपाल जी के, और आपके भी सुने हुए हैं। और आवाज के जादूगर थे वो, उत्तराखंड की वॉइस जिसे कहते हैं, वो थे वो आपके पिताजी। तो मेरे को सिर्फ दो चीजें कहनी है। एक, जो आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली, वो बोली आपने रोजगार के बारे में। जी 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 जी, बताएं भट्ट जी। अभी शायद आवाज, भट्ट जी की आवाज अभी नहीं आ रही है। भट्ट जी की आवाज थोड़ा कट सी रही है। केतला साहब, भट्ट जी की आवाज नहीं आ रही है, बाद में पहले आ रही थी। माइक बंद हो गया भट्ट जी? जल्दी भट्ट जी, आपका माइक बंद है। जगदीश भट्ट जी, आपका माइक बंद है। केतला जी, आवाज नहीं आ रही है भट्ट जी की। सर उनको बोलो माइक बंद है। मेरी वॉइस जा रही है आपके पास? केतला जी, माइक माइक खोल दीजिए, नीचे से माइक खोल दीजिए। वो उन्होंने ही बंद कर रखा, वही भट्ट बोल जी, सकते नीचे हैं। से माइक खोल दीजिए, आपका माइक। भट्ट जी, आपका माइक माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए नीचे, माइक माइक नीचे। हाँ, हो अभी गया। ठीक? हेलो? हाँ जी भाई जी, हेलो, ठीक है। आपका माइक बंद है, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो। नीचे माइक का, हाँ, माइक का खुल गया। ऑप्शन है ना नीचे। हो गया, हो गया। ठीक ठीक हो गया भाई, ठीक हो, कंटिन्यू करो। अभी आ रही है हाँ जी, आवाज? हाँ जी, बताएं। हाँ जी, आ रही है, हाँ जी, कंटिन्यू। तो बताएंगे। मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा मैं आपकी बातें सुन रहा था, आप दोनों की। और बातें सुन के जी मैं आपको मतलब सही बात बताऊंगा कि मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने जयदेव जी को फोन किया कि यार मेरे को 1 मिनट के अंदर जाना है। इवन दो कि अजनबी जी कहते कि आज करवा चौथ है, यार समय ज्यादा हो गया है और अभी इसको फिनिश करते हैं। तो मेरे को दो बात सिर्फ कहनी थी और एक मैसेज भी देना है आज के इस लाइव शो के जी जी माध्यम से। एक, अजनबी जी, आप जो ये प्रोग्राम करते हो जी बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको रन करते हो। और मैं आपको इसमें आपको दिल से जी, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी आप लोग हमसे जुड़े धन्यवाद। रहेंगे, इस तरह के अच्छे अच्छे आप करते रहे, ये हमारे धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। और आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे जी लिए भी एक सौभाग्य की बात है। और आज आपने रमेश बाबू गोस्वामी जी को जो यहाँ पे लाए हैं, तो उनकी मैंने बातें सुनी, उनकी मैंने आवाज सुनी, तो हमें इनके पिताजी की याद आ गई। और इन्होंने एक अच्छी बात ये बोली कि उत्तराखंड में किस चीज की कमी है। अगर कोई करना चाहता है तो उत्तराखंड में बहुत कुछ है जो वो कर सकता है। सिर्फ डेडिकेशन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और कुछ कर गुजरने की एक, जिसे कहते हैं ना कि चाह होनी चाहिए कि हाँ यार ये मेरी चाह है तो वही मेरी राह है। तो पहाड़ में हमारे किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ जुनून जुनून, हमारे यहाँ डेडिकेशन की कमी है और लगन की कमी है। और एक आजकल क्या हो बिल्कुल। गया कि जिम्मेवारी से भागने की जो आदत हो गई ना, वो उत्तराखंड को पीछे की तरफ ले जा रहा है। तो हमारा जो ये उत्तराखंड बचाओ मूवमेंट जो हमने स्टार्ट किया था अप्रैल में, उसका मकसद यही था कि हम लोग अ, स्वरोजगार पे फोकस डालें, नौकरी पे नहीं। भाई नौकरी तो हम 10 को दे सकते हैं, 50 को दे सकते हैं, पर स्वरोजगार की जब हम बात करते हैं तो लाखों लोगों को हम लोग स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर उसमें से 50% भी कर लें तो आई थिंक उत्तराखंड का हम देखते हैं कि उत्तराखंड समृद्ध होना चाहिए, वहां पे किस चीज की कमी है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जी मैसेज, जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन सबको आशा करता हूँ कि उन सब ने इसको पॉजिटिवली लिया होगा और आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो हमारा ये जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया उसमें हमारे को सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब जी हम काफी चीजें करने वाले हैं अपने मूवमेंट के माध्यम से। आने वाले 2-3 हफ्ते में काफी नई चीजें हम अपने लोगों को बताएंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप जुड़ेंगे तो आपका क्या फायदा होगा। हम सब कैसे जो जो हम सब सोच के बैठे हैं हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी हम 2-3 महीने में डिस्क्लोज करेंगे।
तो अभी हमने संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए रमेश जी और अजनब जी, आपको मालूम भी होगा, हम लोग एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। लाइव शो के लिए हमने एक ब्रॉडकास्ट भी किया हुआ है कि जो हमारे उत्तराखंड की आवाज है या हमारे उत्तराखंड का जो म्यूजिक है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने अभी कुछ एक शो का प्रपोजल डाला हुआ है। तो मैं चाहूंगा रमेश बाबू जी, आप भी उसमें हमारी मदद करिए जितना उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसमें हमने अपनी तरफ से जो हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस, उसके बारे में मैंने उसको कैथोलॉजी सक्सेसफुल से बनाना बोला है। था कि मैंने कहा इस तरह का एक आयोजन कर सकते हैं। कैथोलॉजी को मैंने इस बारे में बताया था और हमारी डिस्कस भी चल रही है और मैंने इसके बारे में सारे रूपरेखा भी बता दी थी कि मतलब इस तरह से हम करेंगे। तो वो प्रपोजल जो रखा था, तो उसके बाद उधर से आप लोगों से एग्री हुआ, तो अभी मेरे साथ बातचीत चल रही है, उसके बारे में हम उसको बना रहे हैं, रूल रेगुलेशन जो भी वो बना रहे हैं। उसमें जैसे आपको करना है, जैसे आपको करना है आप उसको आगे बढ़ाएं। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में है। आज भी मैंने जयदेव जी से एक दो हमारी बातचीत हुई तो मैंने उनको बोला है कि हम इस तरह से और लोगों को प्रोत्साहित मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप ये चीज भी इसमें ऐड कर दो। हमारा मकसद ये है कि हमारी उत्तराखंड की आवाज, हमारा उत्तराखंड का म्यूजिक जो है वो आगे बढ़े, पीछे ना हटे। और जो आज हमारे म्यूजिक में है, हमारे जो गीतकार हैं, उनको किसी ना किसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए। अगर वो प्रोत्साहित रहेंगे तो हमें नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी, नया नया म्यूजिक हमें सुनने को मिलेगा। तो इसमें हमारे उत्तराखंड का ही जो है वो फायदा है। तो यही चीज मैं कहने के लिए मैंने कहा था कि कल्चर भी बचा रहेगा ना, क्योंकि आजकल तो गांव में तो कोई रह ही नहीं रहा। अगर आप बोलो जो हमारे जो पारंपरिक गीत है ये कहाँ हो रहे, लेकिन ये है कि स्टेजों के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से कम से कम भावी पीढ़ी सुन तो रही है। तो कम से कम उन चीजों का नाम तो एक छोटे बच्चे को भी पता होगा कि जोड़ा क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा होता कैसा है। लेकिन ये तो पता जोड़ा कोई चीज है या थड़िया कोई चीज है या चौफला कोई चीज है। तो इसमें रमेश जी, इसमें हमने भाई एक बार हमने क्या एक इसमें डाला है कि जो इसमें विजेता होगा उसको हम एक और काम देंगे अपनी सोसाइटी की तरफ से कि आप हमारे सोसाइटी का जो थीम सॉन्ग होगा वो लिखें। और उसके लिए अगर आपने कोई म्यूजिक वीडियो बनानी होगी तो वो भी हम उसको देंगे। जो गीतकार ऊपर आएगा और जो म्यूजिशियन ऊपर आएगा वो हमारे साथ अलग से काम करेगा, और हम जो भी उसका होगा मेहनताना वगैरह जिसको बोलते हैं, जो भी उसका, वो हम उसको अलग से पे करेंगे। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे भाई लोग जो अच्छे गीतकार हैं, अच्छे जो म्यूजिक वाले हैं, कंपोजर्स हैं, अगर वो इसमें जुड़ते हैं तो आई थिंक उनका भी थोड़ा सा उनको मदद मिलेगी। मैं नहीं कह चाहता कि इतना बड़ा मिलेगा, बट ये है कि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़ा सा आर्थिक सहायता मिल सकती है और उससे वो काफी चीजें आगे कर सकते हैं। और अगर हमसे वो जुड़े रहेंगे तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि हम उनको और आगे लेके जाएं। हम चाहते हैं कि वो हमारे देश के अंदर, उत्तराखंड के अलावा बाहर भी अगर हमारे जो लिंक्स हैं तो हम उनको वहां पे भी भेज सकते हैं, जिससे कि उनका भी नाम होगा आगे जाके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, बहुत अच्छी आपने आज बातें करी थी। तो मैं इसीलिए मैंने चाहा कि मैं एक बार लाइव जाऊं और आपसे बात करूं और आपको धन्यवाद दूं जी कि आपने जो बातें आज कही बिल्कुल सही कही आपने। तो वही है ना, आपने एक छोटी सी कविता जो मैं अपने सारे लोगों को करीब बताता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए भी जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे दूर करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये है कि हमें कंटिन्यूस एफर्ट डालने और हमें ये कोशिश करनी है कि हम लोग आगे बढ़ते रहें, जो कमी है उनको पूरा करें और आगे बढ़ें। तो यही हमारे आंदोलन का उद्देश्य है। तो उसके लिए आई थिंक वो रमेश जी का डिस्कनेक्ट हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। आई थिंक रमेश जी आ रहे हैं पर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, यही मेरे को कहना था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते रहेंगे, कभी हमारा चक्कर लगेगा गांव की तरफ को तो जरूर आपसे मिलेंगे और आपसे काफी सारी बातचीत करेंगे। जी जी, स्वागत, धन्यवाद। और बड़े भाई साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थोड़ा नेट चला गया, कोई बात। तो अभी एक मैसेज भी है, वो मैं मैसेज अभी मैंने कहा मैं आखिर में दूंगा। तो अभी हम एक थोड़ा सा हम बना रहे हैं। अभी मैंने एक सलाह दी थी अभी कैंतोला साहब को, काफी टाइम हो गया, तो उस पर विचार चल रहा है, उस पर काम भी चल रहा है कि उत्तराखंड से कुछ प्रतिभाएं जो उनको लगता है कि हम गा सकते हैं, जो स्वर और ताल में गा सकते हैं, उनको हम एक कंपटीशन है उनका कराना चाहते हैं। कंपटीशन से क्या, उसमें छटाई करना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में कितनी प्रतिभाएं हैं, तो उन प्रतिभाओं को अवार्ड देना चाहते हैं। जो बाद में क्वालिफाइड करके फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो उनको कुछ
या तो उनके कुछ रिकॉर्डिंग इस तरह से कराएंगे स्टूडियो में जाके प्रॉपर तरीके से, और उनको कुछ प्राइज भी रखा गया है कि उनको थोड़ा सा जो है प्रोत्साहित करने के लिए कुछ रकम भी फिक्स रखी है संस्था ने। वो मैं नहीं बोलूंगा, वो संस्था ही बोलेगी कि जो भी रखा होगा। तो हम कुछ प्रतिभाओं को जो है, तो नरेंद्र जी मैं बता देता हूँ, मैं ज्वाइन किया तो रमेश जी हमारे साथ हैं, इतने बड़े हमारे उत्तराखंड की आवाज हैं। तो रमेश जी इसमें क्या है कि हम लोग जो फर्स्ट प्राइज हमने रखा है वो 51,000 रुपये रखा है, और जो दूसरा प्राइज है वो 31,000 रुपया है, और जो थर्ड प्राइज है वो 21,000 रुपया है। इसके अलावा आज ही मेरा और जयदेव जी का और हमारा डिस्कशन हुआ था, इसमें जितने लोग सपोज हमारे पास एक तरह से क्वार्टर फाइनल में जो भी पहुंचेगा, क्वार्टर फाइनल में जो भी पहुंचेगा उसको भी हम अवार्ड करेंगे, उसको भी प्राइज देंगे। जो सेमीफाइनल में पहुंचेगा उसको भी हम अवार्ड करेंगे, और जो फाइनल में पहुंचेगा और जो जीतेगा वो तो है ही है। तो हम चाहते हैं कि जितने लोग हमसे जुड़े, और हमारा कोशिश ये है कि हम उनको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करें। और जैसे मैंने कहा, जो इसमें फर्स्ट सेकंड आएगा, जो गीतकार या म्यूजिशियन है, उसको हम अलग से अपनी सोसाइटी के लिए जो हमारे को करवाना है काम, हम उन्हीं से करवाएंगे, जिसमें हमारा अपना जो सोसाइटी, हमारा जो मूवमेंट है, जो उसका एक थीम सॉन्ग है वो बनवाएंगे। एक शॉर्ट वीडियोस जो होती है हमारे सोसाइटी के लिए कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वो भी हम उनको करवाएंगे, और उसका जो भी खर्चा होगा वो हम उनको सेपरेटली पे करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई अपना जेब से लगाए और हमारा काम करे, बट हमारी कोशिश यही है कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से फायदा हो, यही हम चाहते हैं। और जैसे कि वो लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और लोग हमसे जुड़ेंगे। तो ये है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हम स्वरोजगार में भी इसी तरह का ये कंपटीशन करना चाहते हैं कि स्वरोजगार में सबसे अच्छा किसने किया वो आए हमें बताए, उसको भी हम वो करेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं चलती रहेंगी। थोड़ा नेट की शायद प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों की, शायद तकरीबन सभी की आ रही है, क्योंकि आवाज समझ में आ नहीं पा रही है जो आप बोल रहे हैं। वो शायद आवाज अभी आज हो गया तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी ठीक है सर, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। हाँ, इसको थोड़ा मेरे को लग रहा है क्योंकि अभी नेट काफी टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा नेट सुनाई समझ में नहीं आ रहा ना, तो आगे भी अगर सुनाई नहीं दे रहा होगा तो समझ नहीं आएगा हमारे श्रोताओं को भी ना। तो रमेश भाई, मैं चाहता हूँ कि अब हम कार्यक्रम को आपको हो सकता है दोबारा आमंत्रित करें, क्योंकि अच्छा लगा बात करके आपसे, थोड़ा सा बात विचार भी मैंने सुना, और आगे हमारे दर्शकों को भी आपने काफी अच्छे सलाह दी थी गीत संगीत के लिए भी और रोजगार के लिए भी। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते कोई पिताजी का कोई ऐसा गीत या अपना कोई ऐसा गीत जिसमें कि मतलब दर्शक झूम उठे और हम लोग भी आज का कार्यक्रम फिर समाप्त करें। तो चलते चलते एक गीत आपको सुनाता हूँ। मेरी बाना होसिया ओ सुवा ओ मगला गिर भोते नरई उतई जैसी है जाओ परणा मेरी है जाओ बाना होसिया ओ सुवा मगला गिर भोते नरई उतई जैसी है जाओ ओ चना मेरी है जाओ होसिया आने की टाइम गुगुती न बासा गुगुती न बासा गुगुती न बासा हमें की टाइम गुगुती न बासा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बाबू जी आपका। और अब मैं आया और बहुत अच्छी सोच है आपकी, माता रानी आपके इस कार्य को सफल करे। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उन कलाकारों के भविष्य के लिए आप इतना सोच रहे हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं सर। धन्यवाद बड़े भाई साहब। आपको भी आपके जो भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी संस्था और मेरे परिवार के द्वारा। आपका भविष्य आगे और उज्जवल हो और आपको लोग सुने और आप लोगों को प्रेरित करें और अपने गीतों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन भी करें। तो मैं धन्यवाद करूंगा और आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
तो बाकी कैंतोला साहब भट्ट जी ने बता ही दिया है, जो आगे रूपरेखा है कार्यक्रम की वो भट्ट जी ने बता ही दिया। आगे कार्यक्रम में बताते रहेंगे और उसके लिए जो भी नियमावली होगी वो थोड़ा सा हम बताते रहेंगे। तो दर्शकों, आज की मैं यहीं पे इस लाइव को समाप्त करता हूँ। सभी लोगों का धन्यवाद।